नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव की रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग ने आज सुबह ही डुगडुगी बजा दी थी। 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और इसके लिए 10 नवंबर से नामांकन के पर्चे भरे जाएंगे। देखिए, ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आरजेडी के जीते हुए विधायक 2020 के चुनाव में अनिल सहनी कोर्ट से सजायाफ्ता हो गए। इसके बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। लेकिन अनिल सहनी अभी एक लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ भी, क्योंकि उनका मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो सजा सुनाई गई है उस पर अभी रोक लगाई है। ऐसे में चुनाव नहीं हो सकता है। खैर, तो देखिए, चुनाव होता है नहीं होता है, कानूनी लड़ाई में जीत मिलती है नहीं मिलती, यह अलग बात है। लेकिन जब चुनाव की रणभेरी बज गई, डुगडुगी बज गई, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के कान खड़े हो जाएंगे। और बीजेपी के लिए आपको पता है, अभी मोकामा में और गोपालगंज में उपचुनाव हुए हैं और इन उपचुनावों ने बीजेपी से क्या क्या नहीं कराया। क्योंकि आपको यह भी पता है कि एनडीए की सरकार बिहार में खत्म होने के बाद मोकामा और गोपालगंज में पहली बार उपचुनाव हो रहा था। तो मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव बीजेपी को वहां तक ले गया जहां मोकामा में एक बाहुबली की पत्नी को टिकट देना पड़ा। आरजेडी की पहचान तो पहले से बाहुबलियों के साथ रहने की रही ही है, लेकिन इसके अलावा महागठबंधन की जो चुनौतियां हैं उसके सामने बीजेपी को अपने को टिकाए रखने के लिए चिराग पासवान की चिरौरी भी करनी पड़ी। चिराग पासवान का मान मनौवल भी करना पड़ा और चिराग पासवान के साथ पॉलिटिकल डीलिंग भी हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, मतलब 1 नवंबर को और उसके पहले 31 तारीख को, छठ के पारण के दिन, वे चुनाव प्रचार को गोपालगंज गए और मोकामा गए। अब जब कुर्नी की रणभेरी बजी है तो इस बात को समझिए कि अब सभी पार्टियों को दिन रात याद आएंगे मुकेश सहनी। कौन मुकेश सहनी? वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी क्यों याद आएंगे? मुकेश सहनी आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन मुकेश सहनी आज की तारीख में महागठबंधन के हिस्सा भी नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र हैं। वे तोल मोल करने में ज्यादा सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इस बात को समझिए कि मुकेश सहनी ने पिछले कई वर्षों में अपनी पहचान स्वयं स्थापित की है और अपना आधार वोट स्वयं तैयार किया है। वे अपने वोट को कहीं से भी चिराग पासवान से कम मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के लोगों का मानना यह रहता है कि चिराग पासवान के पास जो वोट है वो रामविलास पासवान की कमाई गई पूंजी है, लेकिन मुकेश सहनी के पास जो वोट बैंक है वो मुकेश सहनी ने स्वयं अर्जित की है। वैसे भी मुकेश सहनी का जो ब्रांड वैल्यू है वह उपचुनावों को लेकर स्थापित होता दिख रहा है। मतलब उपचुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुर्नी ऐसे ही बहुत टेढ़ा मेढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, जो नतीजे होते हैं वह भी अजीबो गरीब तरीके से सामने आते हैं, बहुत मामूली फासले होते हैं। यदि हम 2020 की बात करें तो आरजेडी के उम्मीदवार अनिल सहनी चुनाव जीते, लेकिन आप याद रखिए, जब चुनाव में मतगणना हुई थी और वोटों की गिनती खत्म हो गई थी तो पहले बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को विनर घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि एक मशीन गिनती के लिए छूट गई है और जब उस मशीन की गिनती हुई तो आरजेडी वाले अनिल सहनी चुनाव जीत गए थे। जीत हार का फासला मात्र 712 मतों का था। अनिल सहनी को 78,549 78,549 वोट्स आए थे और केदार गुप्ता को, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 77,837 मत आए थे। वहां देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी रालोसपा तब अलग लड़ रही थी, उनके उम्मीदवार थे राम बाबू सिंह, 10,041 मत लाए थे। कुर्नी इसलिए भी याद रखिए कि कुर्नी में पहले जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की भूमिका रहती थी और जेडीयू ने
2020 के चुनाव में मनोज कुशवाहा को कुर्नी के बदले मीनापुर का टिकट दे दिया था, जिसके कारण उन्होंने सिंबल वापस कर दिया था। अब जबकि कुर्नी का उपचुनाव ऐलान हो गया है, तो वहां महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, यह चर्चा का विषय है। आपने देखा कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटें महागठबंधन में आरजेडी ने ले ली, नीतीश कुमार ने दे भी दिया। गोपालगंज की सीट 2020 में महागठबंधन के हिस्से में कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने भी कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब कुर्नी की बात होगी तो जेडीयू भी इस सीट को लेकर लालायित है। देखिए, मनोज कुशवाहा हमेशा कुर्नी लड़ना चाहते हैं, लेकिन मनोज कुशवाहा कुर्नी लड़ना चाहेंगे तो अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता खत्म हुई है, मोकामा में हुए चुनाव प्रचार में भी लगे थे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में। अनिल सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली तो वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव के यहां दरबार भी लगा रहे हैं। तो क्या होगा, किसके पास सीट? देखिए, बीजेपी की ओर से तो माना जा रहा है कि केदार गुप्ता, लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी के साथ होने के बाद भी कुर्नी में मामूली मतों के अंतर से वहां आरजेडी को जीत मिल गई थी, अनिल सहनी को जीत मिली थी। सहनी, इसका मतलब यह है कि कुर्नी में सहनी मतदाताओं का वर्चस्व भी है, दूसरी जातियां भी हैं, कुशवाहा हैं, भूमिहार हैं, तो इस बात को समझना वैसे है। अब क्यों हम कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की याद दिन रात दोनों गठबंधनों को कुर्नी को लेकर आने वाली है। इसलिए आने वाली है कि मुकेश सहनी की ताकत आपने बोचहा में देखी। बोचहा में 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी ने चुनाव जीता था, लेकिन मुसाफिर पासवान की मौत हो गई। इसके बाद आपको पता है, बीआईपी पार्टी का जबरदस्ती बीजेपी ने अपने भीतर विलय करा दिया। मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें मंत्री परिषद से बाहर कराया गया, उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी खत्म की गई, मतलब उनका जब टेन्योर खत्म हुआ तो वे फिर से भेजे नहीं गए। तो मुकेश सहनी ने बदला कहां लिया? बोचहा में लिया। बोचहा में मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतारा। बोचहा में भी सहनी मतदाता थे, और बोचहा में रमय राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने प्रत्याशी बनाया और करीब 30,000 मत ले आए। देखिए, मुकेश सहनी के साथ खासियत यह है कि जब वे अलग लड़ते हैं तो जो सहनी मतदाता है, जिसका आधार वोट उन्होंने तैयार कर लिया है, संख्या और प्रतिशत आप जानते हैं, वे बिल्कुल अपने उस पर आ जाते हैं कि नहीं, ये अभिमान है मेरा। तो मुकेश सहनी जीत हार के फैक्टर बन जाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं दिन रात मुकेश सहनी याद आएंगे? मोकामा और गोपालगंज, जिसके उपचुनाव का नतीजा कल आने वाला है, यह नतीजा बहुत कुछ बताएगा कि किसकी कितनी उपयोगिता। यदि मोकामा और गोपालगंज में कोई भी गठबंधन मामूली फासले से चुनाव जीतता है या हारता है, तो वैसे में यदि आप मान लें कि बीजेपी जीत जाती है, तो चिराग पासवान कहेंगे कि यदि हम न गए होते तो ये जो मामूली जीत है बीजेपी को नसीब न होती। और महागठबंधन को जीत मिलती है, आरजेडी को जीत मिलती है, अंतर कम होता है, तो माना यह जाएगा कि चिराग पासवान ने बहुत सारे वोट एनडीए को ट्रांसफर कराए, और मुकेश सहनी साथ में यह कहेंगे कि मैं भले नहीं गया चुनाव प्रचार करने, लेकिन मैंने खुले तौर पर बीजेपी को हराने के लिए साथ दिया। मोकामा में नीलम देवी के पक्ष में हमारे नेता गए, गोपालगंज पहुंचे, हमने चिट्ठियां लिखी। इसलिए यदि महागठबंधन की जीत भी मामूली फासले के साथ होती है तो मुकेश सहनी कहेंगे कि यह जीत हमारी है। अब देखिए, मुकेश सहनी उपचुनाव में क्यों फैक्टर हो जाते हैं। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव याद कीजिए, यह 2020 के पहले का चुनाव है, उपचुनाव है। वहां भी मुकेश सहनी ने अपना प्रत्याशी उतारकर तब एनडीए को जीत से दूर कर दिया था। तब तो नीतीश कुमार और बीजेपी सब एक साथ थे, लेकिन अब जो कुर्नी है वहां स्थितियां और परिस्थितियां क्या हैं, और क्यों मुकेश सहनी दोनों की जरूरत बन जाएंगे। दोनों अपने पक्ष में चाहेंगे मुकेश सहनी क्या डील करते हैं, क्योंकि आपने जाना कि वहां अनिल सहनी 2020 में जीते,
अब यदि अनिल सहनी की पत्नी को लड़ाना है तो देखना यह होगा कि मुकेश सहनी इस पर रजामंद होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि सहनी पॉलिटिक्स वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। यदि वे रजामंद होते हैं, उम्मीदवार नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वे जिस तरीके से कुर्नी को लेकर एक्टिव हैं और अपना प्रत्याशी वहां देना चाहते हैं, उन्होंने प्रत्याशी दे दिया। तो देखिए, मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी की परेशानी बढ़ी। यदि यहां ये प्रत्याशी देते हैं तो परेशानी जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, चाहे जेडीयू के चाहे आरजेडी के, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। अब यदि मुकेश सहनी, देखिए एक चर्चा यह भी है कि महागठबंधन इस बात को लेकर तैयार है, महागठबंधन में शामिल पार्टियां, कि यदि मुकेश सहनी स्वयं या मुकेश सहनी की पत्नी कुर्नी चुनाव लड़ने को तैयार है तो उन्हें समर्थन दिया जा सकता है। और यह भी चर्चा है कि जेडीयू मनोज कुशवाहा को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। तो महत्वपूर्ण यह हो जाएगा कि यदि कुर्नी में किसी गैर सहनी को यदि महागठबंधन चुनाव लड़ाने के लिए आगे आती है तो वैसे में मुकेश सहनी फिर से खेला करेंगे, और मुकेश सहनी जब खेलेंगे तो नुकसान किसको होगा? तो यह बात मुकेश सहनी की याद, और मुकेश सहनी को अब दोनों पक्ष अपने पक्ष में कुर्नी को लेकर, जिस तरीके से आपने मोकामा और गोपालगंज में देखा कि चिराग पासवान के लिए भाजपा को चिरौरी करनी पड़ी। चिराग पासवान भी उन बातों को भूल गए जब दिल्ली में रामविलास पासवान का, दिवंगत रामविलास पासवान का बंगला खाली कराया गया था, तो क्या क्या बातें कही गई थी, कहां तस्वीरें। देखिए, अब भी चिराग पासवान ने स्वयं भी कबूला है कि आगे और बातें होनी है, अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है। अमित शाह से, देश के गृह मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है, आगे फिर से बातचीत होगी, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगी, क्योंकि 2024 के लिए तैयारी करनी है, 2025 के लिए तैयारी करनी है। इस बात को समझिए कि महागठबंधन में सीटों की वैकेंसी कम है, लेकिन बीजेपी में वैकेंसी अधिक है, क्योंकि 16 सीटें तो वैसे ही जो जेडीयू ने जीती थी 2019 में, और फिर चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को माफ करने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? चिराग पासवान हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में अभी कुर्नी को लेकर मुकेश सहनी दिन रात याद आएंगे। मुकेश सहनी का फैसला क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। इन खबरों से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।